हाँ, शादी में जाना, ये करना, इतना हजार कारण है इन लोगों के पास, पढ़ने का एक कारण भी नहीं है। हो गया। चलिए देखिए यहां पर सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्टिकल सेंटर पॉइंट ओ पर है, मतलब सेंटर उसका ओ है, पार्टिकल इस पोजीशन पर है, ये पोजीशन ए है, टी बराबर 0 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। इसका स्पीड v बराबर 10 मान लेते हैं या 20 मान लेते हैं, चलिए 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। रेडियस उसका r बराबर 1 मीटर है, ठीक। तो आपसे कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, आपसे कुछ कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होगा एट t बराबर 2 सेकेंड। निकाल सकते हैं, ये आसानी से निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि थीटा निकालना है, यानी कि इसके बाद हमको सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा। थीटा क्या होगा, थीटा निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं, ये थीटा है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो थीटा बराबर क्या होगा, कितने पर, एट टी बराबर मान लीजिए 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पे ही पूछ रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ओमेगा हमें निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो ओमेगा निकल सकता है। तो ओमेगा यदि हम बात करें टी बराबर 0 पर, तो एट, सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, इससे एक क्लू निकलेगा, इंपॉर्टेंट क्लू है, समझिए। क्या कह रहा है कि एट टी बराबर 0, यानी कि इनिशियली, इनिशियली क्या होगा बताइए, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो u है, यानी कि इसका v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और उसके यहाँ t बराबर 0 पर, तो यहां पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा नॉट कहते हैं इनिशियल एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा नॉट बराबर v अपॉन आर लिख सकते हैं। तो v कितना है 20/1, तो आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। अब हमको बात करना है, ये निकल गया। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं क्या, अल्फा बराबर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बोलिए। और अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। कहां से लिख रहा है ये मास्टर, याद कीजिए आज से कई हजार साल पहले हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़े थे, काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लोग पढ़े थे, उसकी बात अभी नहीं करें। हम लोग ये बात करेंगे, ए बराबर क्या लिखे थे, डीवी अपॉन डी लिखे थे, बोलिए। ए बराबर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखे थे, और ए बराबर क्या लिखे थे, वी अपॉन डी एक्स लिखे थे, लिखे थे, ऐसा याद है। तो यदि ये याद है तो उसके पैरेलल में ये याद होना चाहिए, ए बराबर डी बी अपॉन डी टी, तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। यदि ए बराबर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, तो यहाँ अल्फा बराबर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर होगा। और यहां पर क्या है, ए बराबर वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहां पर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो वहां पर लीनियर पोजीशन है यहाँ एंगुलर पोजीशन है, जो वहां लीनियर पोजीशन में चेंज है यहाँ एंगुलर पोजीशन में चेंज है, जो वहां पर लीनियर वेलोसिटी में चेंज है यहां पर लीनियर जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है, होगा ना। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, एक्स चेंज होगा थीटा से, v रिप्लेस होगा ओमेगा से, a रिप्लेस होगा अल्फा से, होगा ऐसा।
अब एक और टर्म यहां पर हम लोग देखते हैं और उस टर्म का नाम हम लोग लेते हैं, देखिए ध्यान से, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर स्पीड है, ठीक। तो ये जो है वो u से रिप्रेजेंट हो सकता है, u मतलब जो इनिशियल लीनियर स्पीड होता था तो उसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहां पर ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी तो ओमेगा निकलेगा ही, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इनिशियल पार्टिकल मान लीजिए कि एक्स आई है, समझिए यहां पर, यहां लिखते हैं एक्स इनिशियल को हम थीटा इनिशियल लिख सकते हैं, एक्स फाइनल को हम थीटा फाइनल लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स को हम डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। तो उसी के करस्पॉन्डिंग ओमेगा नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी u होगा तो उसको हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां इक्वल नहीं लिखेंगे सॉरी, तो यहां पर v रिप्रेजेंट होगा ओमेगा से, a रिप्रेजेंट होगा अल्फा से, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो अल्फा बराबर यहां पर हमारा ओमेगा कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, हाँ ओमेगा कांस्टेंट है, तो उस केस में अल्फा बराबर क्या होगा, 0। तो अब हम आते हैं एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशन, एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इफ अल्फा रिमेन कांस्टेंट, यदि अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो क्या लिख पाएंगे, वहां पर हम लोग पढ़े थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा लिख सकते हैं। एक और क्या बच गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस क्या, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ये एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं। ये कब अप्लीकेबल होंगे, जब अल्फा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, यानी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है और पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे उसका एंगुलर स्पीड बढ़ता जा रहा है एक कांस्टेंट रेट से, मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका व्हील जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता जा रहा है उसका एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट से, तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी क्या आएगा, बोलिए, कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट कब होगा, जब ओमेगा एक कांस्टेंट रेट से चेंज करेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट कब होगा, व्हेन ओमेगा विल चेंज विथ कांस्टेंट रेट, ठीक। तो कांस्टेंट रेट से जब ओमेगा चेंज करेगा तो उस केस में क्या डेवलप करेगा, अल्फा, और अल्फा विल रिमेन कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं इस बात को, बोलिए, किसी को कोई डाउट है इस पर, अल्फा कांस्टेंट रेट से चेंज करेगा, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, पहले 1 मिनट में मान लीजिए 10 रेवोल्यूशन किया तो अब अगले मिनट में वो 20 रेवोल्यूशन करेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता जाएगा, तब हम इन फॉर्मूला की बात कर सकेंगे, ठीक है। यहां हम ये बता दिए, अब हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। थीटा निकालने के लिए कितने टाइम पर, 2 सेकेंड पर, तो 2 हमको दिया हुआ है, ओमेगा नॉट दिया हुआ है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन, पहले इसको यहां तक लिख लीजिए, कंप्लीट करिए, सीक्वेंस में लिखिएगा। एक चीज इसमें सॉरी रह गया, इसमें एक चीज मेंशन कर लीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू +2 रेडियन पर सेकेंड, ये दिया हुआ है आपको, गिवन है ये, तो आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा,
हाँ सेकेंड स्क्वायर होगा, हाँ चलिए अच्छे से लिखिए पहले। सब बोतल निकाल लो अपना। हाँ समोसा मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा उसके। ठीक है, ऑन है, ठीक है। 3t स्क्वायर मान लीजिए ऐसा रहेगा। अब देखो यहां पर ध्यान से, थोड़ा देख लीजिए, 5 मिनट के लिए थोड़ा सह लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां t है, तो t होने का कारण क्या है कि ये वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट नहीं रहा, तो हम गलती से भी काइनेमेटिक इक्वेशंस नहीं लगाएंगे। काइनेमेटिक इक्वेशंस जैसे वहां लगता था, कहां, वहां किसमें, लीनियर मोशन में लगाते थे, तो वहां भी क्या था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे लगाते थे। सिमिलर यहां पर भी वही चीज है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ही हम लगा पाएंगे। तो यहां ये सिचुएशन रहता तो हम नहीं लगा पाते काइनेमेटिक इक्वेशन, लेकिन ये सिचुएशन है तो इसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंस, देखिए ध्यान से, सिंस अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब प्लस देने का मतलब, यदि कुछ नहीं लिखने का मतलब क्या हुआ कि वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी प्लेन में रख दीजिए, मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है वाईजेड प्लेन में, सपोज करें वाईजेड प्लेन में, तो आप उस सर्कुलर मोशन को अच्छे से कहां ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर सकते हैं। तो आप वो देखिएगा तो एक्स एक्सिस से जब देखेंगे तो आपको वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा, तभी वो पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है क्या, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हमको कितने सेकंड पे चाहिए, ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है, कितना होगा 20, और टी कितने पर, 2 सेकंड पे चाहिए ना, तो प्लस हाफ इंटू अल्फा कितना है 2 इंटू 4, तो यहां आ गया कितना, ये हो गया 40, और चूंकि प्लस है इसीलिए प्लस कितना आएगा 4, दैट इज इक्वल टू 24 रेडियन थीटा, सॉरी 44 रेडियन। ये 44 रेडियन पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कब, जब वो 2 सेकंड चला है। कहां से चलना स्टार्ट किया था, ए पॉइंट से। क्या हुआ, किसका घड़ी बज रहा है, तुम्हारा, तो ठीक करो। तो ये कब, 1 शताब्दी के बाद रुकिएगा, पहले तो ये समस्या नहीं थी, ओ पहले ही था, लेकिन आज पहने हो, तो ऐसा करो कि उसको ऐसा समय में पहनो, हाँ उसको ठीक कर लो। मेरा घर भी ऑटोमेटिक था, मात्र 1 साल में कर लिए ठीक उसको, 1 साल लगा लेकिन ठीक हो गया, फिर गड़बड़ा रहा है, फिर 1 साल लगेगा। चलिए ठीक है, उसको ठीक कर लीजिए। ऐसा जो आवाज करता है तो थोड़ा, हाँ टाइम, हमको लगता है कि कोई बीच में आएगा बोलेगा ये ला ऐसा करके डेटोनेटर दाब देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए यहां पर, तो अब यहां पर देखिए इतना आ गया रेडियन, इसका मतलब है कि इतने 2 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 44 रेडियन। आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना साहिल बताएगा, साहिल बता दो। क्या, पाई बाई 180, बोलो, पाई बाई 180। मान लीजिए कि यहां तो एंगल रेडियन में दिया हुआ है, तो पाई बाई क्या करेंगे, 44 इंटू पाई बाई 180 करेंगे, क्या करेंगे, ये कहना चाहते हो। अरे पाई रेडियन बराबर कितना है 180 डिग्री, ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर कितना हुआ पाई, हमको कितना चाहिए, साहिल तुम छा नहीं पा रहे हो, हम चाहते कि साहिल छा जाए लेकिन नहीं छा पा रहा है, करके बताइए कितना होगा। 180 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है, आ? करके बताइए जल्दी। 1844 जा कितना होगा, 720 बाई पाई, ठीक, ये हो गया कितना डिग्री, इतना डिग्री हो गया ना, हुआ कि नहीं, अरे होगा कि नहीं। अब आप इसको क्या करेंगे, रेडियन का वैल्यू, ये पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 3.14 या 22/7, तो आपको एग्जैक्ट एंगल पता चल जाएगा, समझ गए।
चलिए, तो ये हो गया। हालांकि ये निकालने के लिए नहीं कहेगा, आपको यही वैल्यू देना है, यही निकालने के लिए ऑप्शन में यही होगा। ठीक है, इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। जस्ट राइट डाउन तेजी से कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया, बताओ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी is alpha is equal to 2t square moving on a circular motion, मतलब circular path, ठीक, moving on a circular path, start from rest से चलना स्टार्ट कर रहा है। फाइंड ओमेगा इज इक्वल टू एट t बराबर 2 सेकेंड। हो गया, क्वेश्चन लिख लिए सब लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है, उसका ओमेगा आपको निकालना है। क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर 2t स्क्वायर। आप देख के कह सकते हैं कि अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। वेरिएबल है तो हम डायरेक्टली काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाएंगे, गलत हो जाएगा। यदि आप इसको जज नहीं कर पाए और काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। आप जानते हैं सब लोग। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये कंडीशन कब फॉलो हो रहा है, जब अल्फा कांस्टेंट नहीं है। अल्फा कांस्टेंट तब होता है जब ओमेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट रेट से चेंज होगा, तब कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहां से इसको इधर लेंगे तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा किसके टर्म में है, टी के टर्म में है। तो यहां पर यदि हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं तो ऑपरेटर तो हमारा टी है ही, dt। तो यहां पर इंटीग्रेशन यदि हम यूज करें तो हमारा वेरिएबल ये है और उसका ऑपरेटर ये है, तो कहां से कहां, t बराबर 0 तो ओमेगा भी क्या होगा, और किसी टाइम t पर t हमको निकालना है तो हम आगे पुट करेंगे तो यहां ओमेगा निकलेगा। तो यहां से ओमेगा डी ओमेगा यानी कि ओमेगा लिमिटिंग वैल्यू 0 से ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाहर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, और लिमिटिंग वैल्यू 0 से आप 2 ले लीजिए, t बराबर 2। तो अब यहां पर ओमेगा माइनस 0 इज इक्वल टू 2 बाई 3, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 टू पावर 3 माइनस 0। उसके बाद यहां ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई 3, और यहां पर 2 पे पावर 3 कितना होगा, 8 माइनस 0, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू 8। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, 16 बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। कितने सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर। यदि 4 सेकेंड में पूछेगा तो 4 सेकेंड पे निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए। अब आ रहे हैं मेन टॉपिक में। कोई डाउट है तो बोलिए। तो जैसे हम लोग लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशंस में, लीनियर मोशन में किए थे, उसी तरह का हम लोग को एंगुलर मोशन में भी करना है। बस ध्यान रखना है कि अल्फा क्या कर रहा है, अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। एक्सेलरेशन इन ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलिए। कॉलेज लाइफ जरूर एंजॉय कीजिएगा, बहुत जबरदस्त लाइफ होता है। इसी में कैरियर भी बनता है और इसी में लाइफ भी बनता है।
लाइफ, आदमी का उम्र एकदम पीक पे होता है और कैरियर भी। इस तरह से बनाया गया है ये सिस्टम को ना, या तो आदमी अपने आप को तोड़ लेता है, नहीं तो आदमी नया रिकॉर्ड तोड़ देता है। समझे? चलिए, क्या नाम है? तुम सीधा हो जाओ, ठीक है। एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो पहले क्या कर रहे थे? स्वेटर बुन रहे थे? नहीं, पहले भी हम एक्सेलेरेशन पढ़ रहे थे, लेकिन वो एंगुलर एक्सेलेरेशन था, एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा एक्सेलेरेशन है? हाँ, सर लिखे है ये, नहीं तो बताए, लिख देते तो बता देते क्या है। नहीं, चलिए उसकी बात की गहराई को, इसको सस्पेंस में रखते हैं। पहले हम पढ़े थे एंगुलर एक्सेलेरेशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा एक्सेलेरेशन? एक्सेलरेशन, ठीक है। अब उसके डीप में जाएंगे, आप खुद बताइएगा, आप खुद चिल्लाइएगा कि हाँ सर ये एक्सेलरेशन ये होगा, ये एक्सेलरेशन ये होगा। और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, हम जनरली किसी पे मार्किंग करते नहीं है, जब करते हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ। आप भी इसी तरह रंग लीजिएगा, रंगने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप लोग के साथ बात करें और लॉजिक लगाएं, समझ रहे हैं क्या? साहिल, साहिल खुश है? चलिए डबल स्टार दे दीजिए, जैसे हम दिए वैसे ही देना है एकदम, ठीक है, तब बात बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, सब लोग कलम रख दीजिए, सब लोग कलम रख दीजिए, आप पूरा फोकस होकर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार है तो सिंगल स्टार हम ऐसे भी देते हैं, डबल स्टार दे दिए तो और बड़ी बात हो गई। अब ध्यान से समझिए। अब पहले तो हम एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे, ठीक है। सर्कुलर है, मान लीजिए कि है, बोलो हाँ, ठीक। तो मान लीजिए सर्कुलर पाथ है। अब मेरे साथ जर्नी ट्रैवल कीजिएगा, जैसे जैसे हम ले जाएंगे आपको, घूमता जाइएगा मेरे साथ, अपना दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। इस सेंटर पे है, बोलो है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सेंटर पॉइंट ओ एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है? आर है, ठीक। एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस आर। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है ए, ऑन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको हम अलग से कट करके हम रिकॉर्डिंग में डाल देंगे आपके, मतलब यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट ए है और यहां टाइम कितना लगा? 0, यानी पार्टिकल इनिशियली कहां पर है? इसको हम पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से चल करके टी टाइम में यहां पहुंचा, ठीक है। तो यहां पहुंचने में टाइम टी बराबर टी लगा और इस पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया। तो इससे हम इसको मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ध्यान से समझेंगे, दो डायरेक्शंस दिखा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आपको कल भी बोले थे वेक्टर का यहां रोल होगा, वेक्टर का एप्लीकेशन होगा, इसलिए वेक्टर यदि आपको समझ में है तो आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है। तो इसको समझने के लिए हमको वेक्टर का रोल लेना पड़ेगा, तो हम वेक्टर का यहां पर एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। अभी तक कहानी क्या हुई? कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है, उसमें पार्टिकल किसी पोजीशन ए पर है, कब? टी बराबर 0 पर, और टी टाइम के बाद वो ए से कहां चला जाता है? बी पे चला जाता है, टी टाइम में, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर एक रेडियल डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये होगा आर कैप, ठीक है। आर कैप मतलब इसको लिखेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर टेकन in radial outward direction, वर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हैं ये क्या लिया गया है? यूनिट वेक्टर टेकन इन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन, एक यूनिट वेक्टर लिया गया है। और इसी पॉइंट पर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम एक वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं टी कैप, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर टेकन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन।
या सर्कुलर पाथ कह लीजिए। समझ पाए? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर तो आपको पता ही है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ। अब यहां पर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, इसको थोड़ा और इंक्रीज कर ले, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर हुआ और ये भी यूनिट वेक्टर हुआ। अब हमको यहां पर एक चीज को समझना है, ठीक है, ठीक है। अब हमको आर कैप और टी कैप को रिप्रेजेंट करना है। तो आर कैप, ये एंगल जो सेंटर पे एंगल बनेगा, जो पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, तो ए से बी जाने में टाइम कितना लगा? टी टाइम। तो उस पार्टिकल का सेंटर पे जो एंगल सस्टेन हुआ, वो एंगल क्या है? थीटा है। अब हम यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोल सकते हैं क्या? बोलिए साहिल, समझ रहे हो? ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस ले सकते हैं। तो आप बताइए कि यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? होगा थीटा? बोलो राहुल। तो थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं। ये जो होगा उसका यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर का क्या होगा? हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? ये आर कैप कॉस, क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ आर कैप कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इधर एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? आर कैप मॉड साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या आर वेक्टर को लिख सकते हैं? मॉड ऑफ आर कैप कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ऑफ कॉस, मॉड ऑफ आर वेक्टर कैप साइन थीटा जी कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो फाइनली आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिए। राहुल, लिख सकते हैं? बोलो। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर से निकल गया, आधा से 90% लोगों का ऊपर से निकल गया। बोलो, अरे बोलिए। अविनाश तुम बताओ, क्या नहीं? बोलो, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। मेरा क्या, हम तो रट क्या है, बताइए। मास्टर रटा है, आकर आज यहाँ उगल रहा है। बोलिए। हाँ, आर आर कैप लिख देते हैं, चलिए आर कैप लिख देते हैं। अब बताइए। कॉमन नहीं है, आर कैप है क्या? उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 इंटू कॉस थीटा। अब समझ में आया? तुमको समझ में आया अविनाश? चलिए ठीक, दो चार लोगों को समझ में आ जाए तो इससे ये वो लोग क्लास में बोल सकते हैं कि मास्टर ठीक पढ़ाया। ठीक है, आइए ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर टी कैप बराबर क्या लिख सकते हैं? राहुल बोलो। हाँ, कॉस थीटा, कॉस थीटा जे कैप होगा। अच्छा, और उसके बाद प्लस
ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस जे कैप, सॉरी माइनस के कैप, आई कैप लिख सकते हैं, माइनस आई कैप। तो इसको टी कैप को हम क्या लिख सकते हैं, टी कैप बराबर लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कॉस थीटा जे कैप, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं, बस तो आप एक लेवल पे आ चुके हैं। अब आपको पता है टी कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी कैप रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी होगा ना, तो वो उस डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर है जो कि हर पॉइंट पर चेंज होगा। हमने बी पॉइंट पर इधर दिखाया, यदि यहां पॉइंट लेंगे तो और अलग दिखाएगा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। हमने एक आर्बिट्री पोजीशन लिया है, यदि ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल थीटा, और ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो ये टोटल ये 90 माइनस थीटा, तो अब इसके लिए ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। क्लियर है सबको, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, क्लियर है। अब आइए हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन से क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt। ठीक है, dv अपॉन dt क्या, टी कैप, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, dv अपॉन dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए हमको पहले। लिख सकते हैं, या टी नहीं लिख करके हम सिंपली क्या लिखें, देखिए ये ना लिख कर ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये ना लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, अब यहां पर डी वी और यहां पर dv टी कैप, ठीक है, और इंटू dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी किधर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसीलिए उसके डायरेक्शन में लिया यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। ठीक, अब यहां पर a इज इक्वल टू, अब ये दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, u इंटू वी के फॉर्म में। यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर कर रहे हैं हम, एक फार्मूला पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का, डी यू इंटू वी फॉर्मेट। तो क्या करेंगे, v डी यू अपॉन डी टी प्लस क्या करेंगे, u dv अपॉन, ये फॉर्मूला याद है, मैंने ही बताया है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। यहां u क्या है, v, और v क्या है, t कैप। तो यहां t कैप इज इक्वल टू dv अपॉन dt प्लस, अब क्या करेंगे, v डी टी कैप अपॉन dt, लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो a इज इक्वल टू टी कैप, ध्यान से देखिए, dv अपॉन dt एज इट इज छोड़ दिए, और प्लस v, अब t कैप की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और ये होगा d v d अपॉन dt, होगा ऐसा। ठीक, तो एक्सेलरेशन a बराबर टी कैप dv अपॉन dt, ठीक है, और प्लस v, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आ जाइए अंदर में, तो माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, बोलिए, हाँ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा, और यहां थीटा है ना, तो डी थीटा अपॉन dt होगा, आई कैप प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और फिर डी थीटा अपॉन dt जे कैप। बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है। हमने साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो साइन थीटा को जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां वेरिएबल कौन है, थीटा,
हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो उसको कर लेंगे और फिर थीटा को करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। चैन रूल याद है? चलिए मेरे पे विश्वास रखिए, रट के आया है मास्टर, ठीक है। आइए, तो डीवी अपॉन, राहुल ध्यान से देखो, फिर बोलोगे कि हाँ सर आप जो पढ़ाए ऊपर से निकल गया, प्लस, अब दोनों साइड माइनस है तो हम यहां v लिखेंगे, देखिए ध्यान से, माइनस कॉस थीटा, इसको ओमेगा लिख सकते हैं, अरे बोलो, और यहां पर भी माइनस ही रहने देते हैं, साइन थीटा इंटू ओमेगा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहां पर a इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, टी कैप, और यहां आ जाएगा माइनस v, तो यहां क्या हो जाएगा ओमेगा, ये हम बाहर ले लिए तो क्या बचा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप, ठीक है। क्या आपने इससे मिलता जुलता कहीं कुछ देखे हैं? क्या देखे हैं? इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप लिख सकते हैं। तो यहां वेक्टर ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी टी कैप माइनस वी ओमेगा इनटू आर कैप, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए यहां समझ गए तो आधा से ज्यादा का आप कहानी समझ चुके हैं। तो अब a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस वी ओमेगा आर कैप प्लस डीवी अपॉन डी टी टी कैप, ऐसा लिख सकते हैं। पूरा दुनिया जानता है, आप किसी भी ऑटो वाले से पूछ के देख लीजिए, वो बता देगा कि v इज इक्वल टू क्या होता है। तो यदि ओमेगा को हम हटाना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस v इंटू वी अपॉन आर, आर कैप प्लस डीवी अपॉन, बोलिए, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, आर कैप प्लस डीवी अपॉन डी टी टी कैप, और इसको और अच्छे तरीके से हम रीअरेंज कर दें तो क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर कैप प्लस डीवी अपॉन डी टी टी कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां तक जो हमारा एक रिलेशन आया, उस रिलेशन की हम बात थोड़ी सी करते हैं। कहां से ये रट के आया है पता करते हैं। समझ पाए हैं? कुछ भी समझ पाए हैं? ठीक है, अब यहां पर हम कुछ करने वाले हैं। ये फार्मूला तो आ गया, इसको बोलते हैं इसका नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी कि AT हुआ ये, और ये क्या हुआ, AR, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको A इज इक्वल टू AT प्लस AR ले सकते हैं। A क्या है, A सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं है, हाँ, कार नहीं, मारुति सुजुकी 800, LXI, मारुति सुजुकी 800 LXI और मारुति सुजुकी 800 LX में क्या अंतर है? LXI मतलब पावर स्टीयरिंग, और LX है तो पावर स्टीयरिंग नहीं है। समझ पा रहे हैं? पहले सह लीजिए इसको, पहले समझिए। देखिए यहां पर, सुनिए, आप ध्यान से देखिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी कहानी
तुम बजाना बंद करो। हाँ बस छोड़ो, उसको साइड करो, अभी कहानी खत्म नहीं हो, यहाँ ध्यान दो, मन लगाओ। तुम चाहते हो ना कि बैच में छा जाए, कैसे छाओगे तुम? तिरपाल लागे? आइए देखिए यहां पर रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में तो ये है। सब लोग आंख ना कान खोलकर एकदम देखिए ध्यान से। आप लोग के लिए खतरनाक कार्य कर रहे हैं, कितना मेहनत लगता है इसको बनाने में, खतरों से खेलता है तब जाके बनता है ये सब। आंख ना कान खोल के बोला देखने के लिए, एक लाइन नहीं ड्रॉ हो रहा है इससे। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे ए आर। बोलेंगे ए आर, ए आर रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये लेंथ होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। यदि वी स्क्वायर अपॉन आर छोटा होता चला जाएगा तो ये छोटा होता चला जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अभी समझिए, 2 मिनट और समझ लेकर अच्छे से। और एक उधर है तो एटी किधर रिप्रेजेंट होगा? तो ये रिप्रेजेंट होगा एटी। और ये लेंथ कितना होगा? दिखा? तो ये 80 है, जो किस डायरेक्शन में है, और ये ए आर है जो किधर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहां से और यहां से याद कीजिए वेक्टर एडिशन, आप लोग इसमें निपुण हो चुके थे, याद है वेक्टर एडिशन? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 80 को, और इधर से जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए आर को। अब इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, ये क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए, जो किससे बना है? समझ पाए कुछ? अरे बोलो, ड्रॉ ठीक से हुआ है? नहीं, ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है। जब तक ठीक से ड्रॉ ना हो जाए ड्रॉ करते रहिए। नहीं, अभी परफेक्शन नहीं आया है इसमें। चलो मास्टर जब तक ये कर रहा है हम लोग बात कर लें। ठीक है, अब पहले से बेहतर है। ताली नहीं बजाने की जरूरत नहीं, नहीं ताली नहीं। हाँ ठीक है, समझिए अब इसको। ये क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और वो पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स या वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, जिस कारण से पार्टिकल हमेशा सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। और ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी पार्टिकल को टेंजेंट डायरेक्शन में एक उसको सपोर्ट मिलता रहेगा, और इन दोनों का नेट इफेक्ट रहेगा इस डायरेक्शन में, इसीलिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। मान लीजिए ये खत्म हो जाए तो पार्टिकल तेजी से बाहर गिर जाएगा। समझ गए? फार्मूला 1 रेस देखे हैं, जो बाइक वाला रेस देखे हैं? हाँ, बाइक रेस, तो वो हाई स्पीड से चलता है, और जब उसको टर्न करना होता है तो अपने पूरे से लेफ्ट पोर्शन को, पूरा नी को भी पूरा जमीन में सटा लेता है और ऐसे टर्न करता है। मान लीजिए उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो ट्रैक से सीधे बाहर निकल जाता है, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में उसको एक फोर्स मिल जाता है। समझ गए? तो यदि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर नहीं घूम रहा है, मान लीजिए वो सर्कुलर पाथ पर नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। और यदि स्पीड नहीं होगा
तो सर्कुलर पाथ पर नहीं घूम सकता है, ठीक है। और यदि उसको टेंजेंशियल स्पीड चाहिए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब स्पीड में चेंज आएगा। यदि मान लीजिए कि स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो पार्टिकल, बोलिए, पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा। पार्टिकल किससे मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि v कांस्टेंट होगा तो dv अपॉन dt क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। जो पार्टिकल के पास टोटल एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ रेडियल। इसलिए पार्टिकल एक कांस्टेंट रेडियल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नहीं क्योंकि वो चेंज होता रहेगा। पार्टिकल मान लीजिए सपोज करें इस पोजीशन से इस पे आ जाए तो रेडियल एक्सेलरेशन नीचे होगा। यदि यहां पे आ जाए तो टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा किधर होगा, सेंटर। वो वैरी करेगा, चेंज करेगा। चेंज क्यों करेगा, क्योंकि उसका रेडियल डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है। हम वी स्क्वायर अपॉन आर जो लिए हैं वो कहां से लाए हैं, वो लाए हैं वी ओमेगा से। और ओमेगा चेंज करेगा जब तक ओमेगा चेंज करेगा ये टर्म चेंज करेगा, है ना। ओमेगा कब चेंज करेगा, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब तक चेंज आता रहेगा, जब तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता रहेगा पार्टिकल का ओमेगा होता रहेगा, वो जीरो नहीं होगा। और जब तक ओमेगा जीरो नहीं होगा उसका रेडियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर कहां से आया, वो माइनस वी ओमेगा से आया है। तो रेडियल एक्सेलरेशन माइनस वी ओमेगा मतलब वी ओमेगा। तो ये कभी भी यदि स्पीड कांस्टेंट है तो भी ओमेगा तो चेंज करेगा। ओमेगा चेंज होने से रेडियल एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, और ओमेगा चेंज करेगा ही करेगा क्योंकि पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगा ही करेगा। समझ गए। इसीलिए कभी भी उसका रेडियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। वो जीरो क्या हो सकता है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वो कब जीरो हो सकता है, जब पार्टिकल का स्पीड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टेंजेंशियल और लीनियर स्पीड, वो कभी भी जीरो हो जाएगा तो वो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और यदि उसका स्पीड जीरो नहीं है, मतलब वैरी नहीं कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन रह जाएगा। लेकिन यदि उसका टेंजेंशियल स्पीड जीरो हो गया है तब वो उसका रेडियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। समझ गए, तब वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं कर सकता क्योंकि उसका टेंजेंशियल स्पीड जीरो है। समझ पाए इस बात को। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन दोनों ऐड होकर के नेट एक्सेलरेशन बना। समझ गए। और नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही पार्टिकल मोशन करना चाहता है, तो लेकिन जैसे ही वो इधर जाना चाहता है, ये टर्न किया इस पाथ में, यहां आया तो उसका सेंटर पे इधर एक्सेलरेशन डेवलप कर गया। इसलिए वो हमेशा सर्कुलर पाथ को पकड़े रहता है, उसको छोड़ता नहीं। समझ गए। कोई डाउट है तो पूछिए, बोलिए। किसी को कोई मन में सवाल है, शंका है, हमको उम्मीद है कि हमको जान पता है कि कोई नहीं पूछेगा। किसी को कोई पूछना है, बोलिए।